body fluids and circulation. Okay, so in this chapter we are revising it because you are going to have it in your exams. In this chapter you have to understand about what is body fluid. Your body fluid is blood. You know that blood is your connective fluid, connective tissue. So it is the connective tissue which is circulating in your body. आपकी बॉडी में ब्लड हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसको सर्कुलेट करता है। और ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। एक चीज़ जो ब्लड में कहीं मिक्स होती है, अगर खाना फॉर सपोज इंटेस्टाइन्स में पूरा डाइजेस्ट होकर ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो वो हर जगह जाता है और हर जगह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसको पॉसिबल कर पाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं? हार्ट है, आपके ब्लड वेसल्स हैं एंड लिम्फ। एक और फ्लूइड इसमें समझा जाता है लिम्फ, उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है, जबकि उसका एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम ट्यूब्स का अलग है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। सो it is the organ system that now how will you define circulatory system? It is an organ system that allows blood to circulate and transport nutrients, oxygen, carbon dioxide, hormones, blood cells. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके साथ साथ गैसेस को भी सर्कुलेट करता है, हार्मोन्स और ब्लड सेल्स को सर्कुलेट करता है। दीज आर सर्कुलेटेड टू एंड फ्रो फ्रॉम सेल्स इन द बॉडी टू नरिश इट। और बॉडी से सेल्स में पहुंचाता है, सेल से चीजों को बॉडी में पहुंचाता है। मतलब ये आपस में आउटर इन्वायरमेंट से सेल्स में पहुंचाता है और सेल्स अगर CO2 प्रोड्यूस करेंगे तो आउटर इन्वायरमेंट में एक्सहेल करेंगे और आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेंगे। तो इस तरीके से एक्सचेंज कराना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इसमें हार्ट, ब्लड, रेड वाइट ब्लड सेल्स, सारे प्लेटलेट्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स ये आते हैं। ये डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आप देख रहे हो हार्ट है, बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स हैं वो आपके वेन्स हैं, जो रेड कलर के ब्लड वेसल्स हैं दैट आर आर्टरीज, और इनकी सबकी फाइन कैपिलरीज इंटरनल ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रखी हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आर सप्लाइड विद द कैपिलरीज। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन आपको यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा रखे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को। सेकंड, इट आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज टू द ऑर्गन। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को भी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ऐसे ऑर्गन में लेके जाएगा, यानी किडनी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड में मिक्स करने के बाद वो किडनी उसको प्योरीफाई कर देती है। It transport respiratory gases between respiratory organs and tissues, and it carries metabolic intermediates from one tissue to another. Further metabolism, for example, blood carries lactic acid from muscles to liver for its oxidation. मसल्स में जो भी लैक्टिक एसिड बनता है, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो वो भी लीवर में पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू और फिर वहां पे जाके उसको उसका ऑक्सीडेशन होता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स। हार्मोन्स भी सर्कुलेट करना किसका काम है? ब्लड का काम है। इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर, ये वाटर को और प्रोटॉन्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, केमिकल सब्सटेंस। सो दीज आर द पार्ट्स, ब्लड सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर। सो दीज आर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में से बहुत सारे ब्लड सेल्स आप देख रहे हो कि रिलीज हुए हैं। रेड ब्लड सेल्स आपको डिस्क शेप के स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं और आपको वाइट ब्लड सेल्स भी दिख रहे हैं वाइट कलर के, उनमें कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है इसलिए वो वाइट है। देन ब्लड वेसल की वॉल आप देख रहे हो, 3 ब्लड वेसल की वॉल्स बता रखी हैं, ट्यूनिका मीडिया, इंटीमा और एडवेंटिशिया। देन आपका नेक्स्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा ब्लड का एक फ्लूइड पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें सारे ब्लड सेल्स फ्लोट करते रहते हैं। तो ऐसा लिक्विड जिसमें ब्लड सेल्स फ्लोट करते रहते हैं उन्हें प्लाज्मा कहते हैं। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन मेनली इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस। इसमें फिब्रिनोजन जो है वो आपका
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड कोएगुलेशन में, मतलब ब्लड को क्लॉटिंग प्रोटीन है फिब्रिनोजन। ग्लोब्यूलिन आपका क्या कर रहा है, डिफेंस करता है, और एल्ब्यूमिन आपका ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। एल्ब्यूमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, स्लाइड में देख पा रहे हो आप। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं प्लाज्मा में, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरी बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन। Factors for clotting blood are present in the plasma in inactive form without clotting factors called serum. सीरम में अगर बिना क्लॉटिंग प्रोटीन्स के अगर कुछ रखें तो उसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देने से उसको सीरम बोलते हैं, उस पोर्शन को सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट सेल, 5 मिलियन होते हैं। आरबीसी सबसे ज्यादा मिलने वाले सेल्स हैं जो ब्लड में मिलते हैं, रेड कलर के होते हैं बिकॉज इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएट सेल्स है। एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी 120 दिन तक रहते हैं और फिर ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं। आरबीसी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का। ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके तरह तरह के न्यूक्लियस होते हैं, अलग अलग शेप होती है न्यूक्लियस की। हेल्दी अडल्ट 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसीज होते हैं क्यूबिक पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ल्यूकोसाइट जनरली कम दिनों के लिए रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है। दो तरीके के हो सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट हैं among WBCs, comprise about 60 to 65%. Monocytes comprise about 6 to 8%. Neutrophils, monocytes, or phagocytic cells. Basophils secrete histamine, serotonin. They are involved in inflammatory reaction. Eosinophils comprise 2 to 3%. ये इनकी पॉपुलेशन है, मतलब कितने अबंडेंट हैं ये प्लाज्मा में वो बताया है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा हो गए, 60 to 65% WBCs में न्यूट्रोफिल्स है। देन आते हैं सेकंड नंबर पे मोनोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स होते हैं, एंड देन बेसोफिल्स आर देयर, देन इओसाइनोफिल्स आर देयर 2 to 3%। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं WBC के। ये इनके देखो डिफरेंट डिफरेंट इनके शेप्स हैं। प्लेटलेट्स का डायग्राम दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम दिख रहा है, लिम्फोसाइट्स का डायग्राम दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, इओसाइनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। तो प्लेटलेट्स की बात अगर करें तो इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स दे आर सेल फ्रैगमेंट्स, ये सेल की फ्रैगमेंट्स होती हैं। मेगाकारियोसाइट्स आर स्पेशल सेल्स ऑफ द बोन मैरो, मेगाकारियोसाइट स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के। Usually 1 cubic millimeter of blood contain 1,50,000 to 3,50,000 platelets। 1 cubic millimeter में इतने करीब प्लेटलेट्स होते हैं। 3,50,000 तक 1 ml ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट रिलीज करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन, बहुत सारी चीजें ब्लड कोएगुलेशन में फंक्शन करती हैं। ब्लड ग्रुप्स का बात करी तो हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द ब्लड। वर्ल्ड में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ही हमेशा यूज करी जाती है। इंपॉर्टेंस ब्लड ग्रुप का क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन द डोनर ब्लड नीड्स केयरफुल मिसमैच विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनमैच्ड कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शंस, मतलब मैचिंग करनी पड़ती है। ये चार्ट से आपको समझ में आएगा कि किसकी बात मैं कर रही हूँ। तो मैचिंग ब्लड ग्रुप्स की करना मतलब ए को ए वाला ब्लड ग्रुप ही चढ़ाते हैं, बी को बी वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं, ए बी वाले को ए बी वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है। तो जो जिस पर्सन को ब्लड चाहिए तो दूसरे का ब्लड तभी उसको चढ़ेगा जब उसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा। एक टेबल है, एंटीजन ए आप देख रहे हो नीले कलर की बॉल्स, उसके बॉल जैसे प्रोटीन्स हैं, कुछ शुगर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो उसके आरबीसी के चारों तरफ एंटीजन ए तरह से लगी हुई हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए होता है। सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी शुगर्स होती हैं ए टाइप की, और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी टाइप की होती हैं, एंटी बी टाइप की एंटीबॉडीज इसके प्लाज्मा में होती हैं, ठीक है। अब एंटीजन बी, अब एंटीजन बी आप देख रहे हो ट्राइंगुलर पर्पल कलर के डायग्राम है। तो इसमें एंटीजन बी जो है वो इसके अपोजिट एंटीबॉडीज बना रही हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज। एंटीजन ए प्लस एंटीजन बी, तो एंटीजन ए प्लस एंटीजन बी दोनों जिसके ऊपर ब्लड सेल्स के ऊपर लगी हुई हैं
वो ऐसे ब्लड सेल्स को एंटीजन ए प्लस बी, इसमें मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें ए एंटीबॉडी भी एंटीजन भी मिल रहा है, बी भी, सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ठीक है। तो इसके पर प्लाज्मा में एक अलग सी बात है कि इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो अब नीदर ए और बी, एक भी एंटीजन नहीं है उस ब्लड सेल्स के ऊपर, और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी, एंटी ए भी मिल रही है पर्पल वाली और एंटी बी भी मिल रही है ब्लू वाली। तो यहाँ पे इस चार्ट से आपको समझ में आया कि ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें दोनों एंटीजन होते हैं सरफेस पे, पर एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें दोनों एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। अब आप डायग्राम को दोबारा से देखो, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप है, उसमें आपका ब्लू कलर का शुगर लगा हुआ आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड बोलते हैं। उसके प्लाज्मा में, मतलब उसी पर्सन के प्लाज्मा में, आपको पता ही ब्लड के दो कंपोनेंट है, एक सेल्स और एक प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है अपोजिट तरीके की। ए के जो ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान होगा उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मिलेगी, ठीक है। अगर सेम होती तो यहीं पे क्लॉट नहीं हो जाता, यहीं पे क्लम्पिंग हो जाती, आपस में रिएक्ट कर जाती। तो अपोजिट ही होती है हमेशा, तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बीज होती है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके सरफेस में बी टाइप के शुगर्स होते हैं, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होती है। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर दोनों एंटीजन्स मिलते हैं, ए बी और बी भी, उसके में एंटीबॉडी कोई नहीं मिलती, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती प्लाज्मा में। और जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन नहीं है, जो ओ ब्लड ग्रुप है, लास्ट वाला क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, पर उसके एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, ए टाइप की एंटीबॉडीज एंटी ए भी होती है और एंटी बी भी होती है, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नाउ ब्लड टाइप, अब इस पहले वाले रो में, पहले वाले कॉलम में टाइप ए ब्लड ग्रुप, तो टाइप ए ब्लड ग्रुप क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड ग्रुप। तो टाइप ए वाला जो ब्लड इंसान है वो टाइप ए वाला, अब लास्ट में क्या देख रहे हैं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड ग्रुप, टाइप ए वाले को हम बी ब्लड ग्रुप भी नहीं चढ़ा सकते, ए बी भी नहीं चढ़ा सकते। कैन हैव ए और ओ, ये दो ही ले सकता है, या तो ये ए से ले सकता है या तो ओ से ये ले सकता है, बिकॉज ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर ओ वाला ब्लड ग्रुप, ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको चढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता, तो ये उस पर्सन में जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बच जाएगा, रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो इट कैन हैव ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। बी के लिए क्या है, बी के लिए भी ऐसा ही है, बी के अंदर एक ए कैन नॉट हैव ए और ए बी ब्लड ग्रुप, बी भी ए ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, ए बी नहीं ले सकता, पर बी अपना ही ब्लड ग्रुप जरूर ले सकता है, बी को ले सकता है या तो ओ को ले सकता है। गुड आफ्टरनून मैम। हर कोई, गुड आफ्टरनून, हर कोई ओ ब्लड ग्रुप ले सकता है, बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीजन नहीं है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनकी बॉडी में जाकर उनकी एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता ओ ब्लड ग्रुप, इसलिए ओ सबको चढ़ा सकते हैं। तो O इज यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। तो बी वाले को भी या तो बी ही चढ़ाएंगे, सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, या O चढ़ा सकते हैं। अब टाइप ए को, ए बी को, टाइप ए बी वाला जो इंसान है जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको कौन से चढ़ सकते हैं, या तो ए बी चढ़ेगा, इट कैन बी, इट इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, इट कैन हैव एनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, उसको कोई भी ब्लड चढ़ सकता है, बिकॉज उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो किसी से भी कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, कोई भी ब्लड चढ़ा दो उसको, तो इट इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है। ए बी वाले में प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से इट कैन टेक एनी काइंड ऑफ ब्लड। टाइप ओ, टाइप ओ को कैन ओनली हैव ओ ब्लड, टाइप ओ का बहुत मुश्किल होता है ब्लड मिलना, तो ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही क्योंकि ले सकता है, क्योंकि उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होती है। तो टाइप ओ कैन हैव ओनली फ्रॉम ओ, बट दे सबको सकता है, इट इज यूनिवर्सल डोनर बट इट इज ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम द ओ, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप का चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप का। देन आपका नेक्स्ट आता है
RH ग्रुपिंग, अब पॉजिटिव भी होते हैं, हमने देखा होगा कि हर ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं? तो एक और आपका ब्लड ग्रुपिंग प्लस और माइनस साइन देने वाले ब्लड ग्रुपिंग को बोलते हैं RH ग्रुपिंग, ठीक है। तो RH ग्रुपिंग में एक ऐसा एंटीजन था जो एक और रीसस स्पीशीज के मंकी में मिलता था, ये एंटीजन उसके ब्लड सेल्स में मिला है, रीसस मंकी के, तो वहीं से उसका नाम आया है RH एंटीजन, ठीक है। और ये 80% ह्यूमंस में भी यही मिलता है। तो ऐसे पर्सन जिसमें ये एंटीजन मिलता है, रीसस मंकी जैसा एंटीजन मिलता है, उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देते हैं, उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव लगा देते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव, यानी अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, ए बी पॉजिटिव, तो उसमें तीनों ग्रुप्स होंगे, ए वाली एंटीजन भी एंटीजन्स भी होंगे, बी वाले भी होंगे, और पॉजिटिव यानी RH एंटीजन भी उसमें होगा। या ए पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल में ए एंटीजन्स भी होंगे और ये वाले येलो कलर के RH एंटीजन्स भी होंगे, ठीक है। तो RH पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह से बोला जाता है। अब RH क्या सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसमें लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ RH ग्रुप एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। अगर ऐसे पर्सन को, मान लो किसी ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो वो RH ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज बना लेगा, क्योंकि बॉडी उसको इम्यूनिटी बॉडी में इम्यूनिटी की एबिलिटी है, कुछ भी फॉरेन आएगा, कुछ भी मिसमैच आएगा, बाहर से कोई उसकी बॉडी के अलग जैसी चीज आएगी, तो उसके खिलाफ क्या डिफेंस तैयार करेगी। तो इसीलिए जब अगर अगर चढ़ाना ही है ब्लड, तो ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही चढ़ाया जा सकता है, नेगेटिव नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक है। सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ नेक्स्ट, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉट कैसे होता है। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ पर छोटी सी इंजरी हुई है, ठीक है, वुंड हुआ है, वुंड की साइड पे क्या रेड ब्लड सेल्स आ गए बहुत सारे, प्लेटलेट्स आ गई बहुत सारी, प्लेटलेट कलेक्ट होने लग गई, ये जो छोटी छोटी सी ग्रुप है सर्कल सेल्स दिखा रखेंगे प्लेटलेट। मैम ब्लड क्लॉटिंग वो ही तो डायरेक्ट फ्लोइंग ऑफ ब्लड ऑन एनी स्मॉल वाउंड स्टॉप करता है डायरेक्ट फ्लोइंग को। तो यहाँ देख रहे हो प्लेटलेट्स किस तरीके से स्मॉल राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं वुंड की तरफ, वो ऊपर की तरफ आकर क्या करेंगे, एक सील बनाना शुरू करेंगे, वहां पे एक क्लम्प बनाना शुरू करेंगे, आरबीसी को भी क्लॉट करेंगे, क्लम्पिंग करेंगे, और फिर रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट मिलकर और फिब्रिन व्हाइट कलर के फाइबर्स, फिब्रिन बोला जाता है, फिब्रिन व्हाइट कलर के फाइबर्स यहाँ पर जुड़कर एक पूरा एक क्या बना देंगे, ब्लड क्लॉट बना देंगे, जिससे कि फ्री फ्लोइंग ब्लड को ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब ये उसका फ्लो चार्ट है कि इंजर्ड टिश्यू हुआ, प्लेटलेट्स रिलीज द क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड कैल्शियम आयंस। तो टिश्यू इंजर हुआ और प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट से क्लॉटिंग फैक्टर निकले, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयन, ये दो चीजें निकली। Prothrombin activators convert the blood proteins prothrombin to thrombin. Prothrombin activators ने क्या किया, कन्वर्ट किया ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स ने क्या किया, एक ऐसी एंजाइम है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, एक एंजाइम है जो किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रही है। इंजाइम्स का नाम हमेशा जनरली ऐसा ही रखा जाता है, जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करती हैं उन्हीं सबस्ट्रेट्स के बेसिस पे उनका नाम रखा जाता है। तो अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका एक्शन किस पे होगा, प्रोथ्रोम्बिन पे। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन आपके पास आ गया, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, स्प्लिट्स फिब्रिनोजन टू फॉर्म फिब्रिन, ठीक है। यहाँ पे भी नेम से आपको समझ में आना चाहिए, फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन एक प्रो एंजाइम है, ये भी एक इनएक्टिव चीज है, ये भी एक्टिव होके फिब्रिन बनती है, ओजन वर्ड हट जाता है, ओजन मीन जनरेटिंग होता है, कि ये जनरेट करने वाला है फिब्रिनोजन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या करती है, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। अब फिब्रिन क्या है, फिब्रिन फाइबर्स है, फिब्रिन फाइबर्स आर देयर that will be forming a mesh around wound trapping red blood cells. So पीछे डायग्राम में हमने फाइबर्स देखे थे जो सील कर रहे थे चोट को,
वो फाइबर्स फिब्रिन के होते हैं, ठीक है। वो रेड ब्लड सेल्स वुंड के आसपास लग जाती है, प्लेटलेट्स वो सब वहां पर क्लम्प बना लेती है। ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्लॉट हार्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, न्यू सेल्स ग्रो टू रिपेयर वुंड एज साइट, नए सेल्स ग्रो हो जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं वुंड साइट को। एंजाइम प्लाज्मिन, फिर जब जरूरत पड़ने पर प्लाज्मिन एंजाइम क्या करती है, उसको क्लॉट को दोबारा से डिसॉल्व कर लेती है। जब घाव भर जाता है तो डिसॉल्व कर लेती है, ठीक है। नाउ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, ये हार्ट का सिस्टम है। विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है, इंसेक्ट्स में देखा जाता है, और प्रॉन्स और इन सब में देखा जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स में। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बड़े ऑर्गेनिजम्स में, हम में देखा जाता है। तो हमारी ब्लड हमेशा आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज इनमें बहता है। All these layers have got so much smooth or involuntary muscles. Capillaries are extremely fine. Capillaries बहुत पतली पतली होती हैं। Arteries सबसे बड़ी थिक होती हैं। Veins थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। तो सबसे फाइन कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दे रखा है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। डेफिनेशन इज जस्ट इम्पॉर्टेंट के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेसिस में, साइनसेस में ब्लड फ्लो करता है, जबकि क्लोज में ट्यूब्स में करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेस एफिशिएंट होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड टिश्यू तक सही से कंट्रोल से नहीं भेजी जा सकती, पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंट्रोल्ड होता है। Arteries or veins, blood flow away from this heart, blood flow with the jerks and great pressure. They are always carry oxygenated blood except the blood. Pulmonary arteries, मतलब ब्लड हमेशा हार्ट से जो ब्लड वेसल लेके जाएगी उसे आर्टरी बोलेंगे। और इसमें ब्लड प्रेशर में होता है, क्योंकि हार्ट से जस्ट आ रहा है ब्लड, तो हार्ट तो पंप ही है, ब्लड को पंप करने वाले ऑर्गन है, तो उससे तो ब्लड प्रेशर में आएगा। तो आर्टरीज डायरेक्टली हार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, तो वो प्रेशराइज ब्लड को फ्लो करवा रही होती हैं। प्लस वो उनकी वॉल बहुत मस्कुलर और थिक होती है, ठीक है। और आर्टरीज का अंदर की खाली जगह जो होती है, ल्यूमन होता है, वो छोटा होता है, क्योंकि उनकी वॉल्स मस्कुलर है। इस वजह से उनमें वॉल्व्स नहीं होते, मतलब वो अपने यूनिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती हैं, वो उनमें वॉल्व्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर में भेजा जा रहा है। डीप सीटेड होती हैं, सतह पे नहीं होती हैं, हमारी स्किन के जस्ट सुपरफिशियल नहीं होंगी, डीप में होती हैं आर्टरीज, ठीक है। देयर वॉल आर इलास्टिक, थिक एंड मस्कुलर फाइब्रस, उनकी वॉल इलास्टिक, थिक और मस्कुलर होती हैं। नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, मतलब वो हमेशा टेंस्ड रहेंगी, कभी भी वो ढीली नहीं पड़ती हैं। और वेन्स क्या है, वेन्स हार्ट की तरफ ला रही हैं ब्लड को, ब्लड उनमें आराम से जा रहा है, लेस प्रेशर में होता है, और वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो लंग्स से आ रही है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये बैक फ्लो को रुकवाते हैं, एंड दे आर सुपरफिशियल। नाउ हार्ट ए सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, 4 चेम्बर्ड का हार्ट है आपका, ठीक है। एम्फीबियन एव्स का 4 चेम्बर्ड का, ह्यूमंस का 4 चेम्बर्ड का होता है। अपर चेम्बर को एट्रियम्स कहते हैं, लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट साइड के एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा लाती है, एंड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहाँ से वो लंग्स में भेजा जाता है। तो ब्लूइश पोर्शन जो है वो पूरा राइट साइड है हार्ट का, तो राइट एट्रियम इज रिसीविंग एंड राइट वेंट्रिकल इज ट्रांसफरिंग इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वाली जो वेसल होगी जो लंग्स में भेज रही है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। फिर वापस रेड वेसल जो इधर ज्वाइन कर रही है रेडिश पोर्शन में लेफ्ट साइड पे, तो वो लंग से ला रही है, पल्मोनरी वेन होती है, वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू लोअर चेम्बर से होता हुआ अयोर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। ये फ्लो होता है ब्लड का। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, इसमें सारे पार्ट्स मार्क्ड हैं। ये डायग्राम आप क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो अपने कॉपी में। तो ये उसका साइकिल है पूरा, ठीक है। द ब्लड इज देन पम्प्ड इनटू द लंग, मैंने जैसे बताया हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लब और सेकंड हार्ट साउंड डब,
ये दो तरीके के हैं, हार्ट साउंड लब और डब। तो लब साउंड कब बनती है? जब बाइकस्पिड वॉल्व और सेमी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व, मैंने अपर चेंबर के वॉल्व जब बंद होते तो पहली हार्ट साउंड आती है। और दूसरी हार्ट साउंड कब आती है? जब आर्टरीज के वॉल्व बंद होते हैं, मतलब जब आर्टरीज में भी आगे ब्लड भेजा जा रहा है और बैक फ्लो को रोकने के लिए आर्टरीज के वॉल्व बंद हो रहे हैं, तो सेकंड साउंड डप होती है। इट इज लो पिच्ड, लेस लाउड होती है पहली साउंड, दूसरी साउंड हाई लाउड होती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, हार्ट का सर्कुलेशन पता होना चाहिए, हार्ट रेट, पल्स रेट, हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है वो पल्स रेट है, उसी से आपकी नब्ज बनती है, आपको पता ही है। 72 टाइम्स क्या है? एवरेज। 72 टाइम्स इज द एवरेज हार्ट पल्स रेट, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। नाउ बीपी, बीपी का भी पता होना चाहिए कि आपका हार्ट का जो बीपी है वो नॉर्मल 120/80 रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर रहता है, इसको भी नापा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो ये जो PQRST वेव से बनता है, दिखाया जाता है, इसमें अलग अलग वेव का अलग अलग वो है रोल। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड क्या है? ये एक ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है लिम्फ, जो कि टिश्यूज के एरियाज पे बनता है, ठीक है, टिश्यू लेवल पे बनता है। और वहां पर जो भी ब्लड वेसल्स में से टिश्यू एरिया पे जो भी कैपिलरीज में से प्लाज्मा लीक हो जाता है वो लिम्फ बनाता है, और लिम्फ वापस लिम्फेटिक कैपिलरीज से लाकर वापस हार्ट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर रिवाइज हो गया है। तो आप इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद हम मंडे को नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। अब हमारा इतने दिनों से रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज द थिंग सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में। 3 चैप्टर्स आपके यहाँ से आ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, फर्स्ट 3 रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। 3 आपके सेल यूनिट के आ रहे हैं, ठीक है, सेल का फंडामेंटल यूनिट, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स। और 3 आपके प्लांट के आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। कितने चैप्टर रिवाइज हुए मैम? ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर रिवाइज हुआ है, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा मैम ये? 18, ठीक है। 17 भी रह गया अभी, आज मेरा यही शुरू हो गया था तो मैंने फिर इसी को कंटिन्यू कर दिया। 17 करना बाकी है अभी, 19 करना बाकी है, और बाकी चैप्टर्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, तो अगर लिंक मेरे को मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वैसे करी हुई है, रोज की रोज कर देती हूँ मैं शेयर, तो उनसे भी देख सकते हो। हम अभी पिछले हफ्ते से रिवीजन ही कर रहे थे, अभी हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है मैम। 17 और 19। तो आप वो वीडियोस के लिंक देख सकते हो, ये भी मैं अपलोड करूंगी, इसे भी आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू।